तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th वालों के लिए जो मंथली एग्जामिनेशन हो रहा है अक्टूबर माह में दोस्तों। उसका हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का जो भी क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया था उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग मिलाइए, आप लोगों का जो है कितना सही है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको 30 नंबर का था, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और आप लोग बताइएगा कितने आप लोगों ने सही किया है। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है इस माह का, अक्टूबर माह का जो मैथमेटिक्स का जो एग्जाम हुआ है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 2√3 का योगफल ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो है योगफल और गुणनफल और भागफल कैसे निकालते हैं। तो देखो 2√2 प्लस आपको 5√3 है, ठीक है। तो √2 के जगह पर √2 लिखेंगे यहाँ पे और माइनस 3√3, इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग देखो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो 5 में से 3 गया तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या होगा 2√2 और √2 कितना होगा 3√2, ठीक है। तो 3√2 प्लस 2√3 देखते हैं किस ऑप्शन में ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन लगाए हैं वो आप लोगों का सही है। सेकेंड नंबर है कि 8√15 भागा 2√3, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। देखिए 8√15 में अगर हम लोग 2√3 से भाग देंगे तो 2 से 4 यहाँ पे मरतबे कट जाएगा, 2 चौके आउट, और √3 से √15 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे भाग देंगे तो √3 से √15 में √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√5। ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, 2 का सी। 3 नंबर प्रश्न है कि अपरिमेय संख्या √5 माइनस √2 तथा इतना का योग गुणनफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, देखो ये अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फार्मूला पे मिले बनेगा, क्योंकि √5 माइनस √2 और ये है √5 प्लस √2, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b। तो ये हो गया ना आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, अब माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 5 में से 2 गया 3। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर कहा गया है कि 1/7 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण करना है। तो सिंपल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। √7 प्लस √6, तो देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे आ गया। तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो √7 प्लस √6 बटा में 7 माइनस 6, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। सिंपल जो मान आएगा वही ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सिंपल प्रश्न था, ये आप लोग जानते होंगे हर का परिमेयकरण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन, सारे तो बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोग को हुबहू यहाँ पे दिया गया है। यदि एक पुस्तक की कीमत कलम की कीमत का दोगुना है, ठीक है, तो पुस्तक की कीमत देखो, पुस्तक का जो दाम है, पुस्तक की दाम बराबर कलम का दाम, ठीक है। कलम का दाम से क्या है दोस्तों दोगुना है, तो दोगुना हम लोग कर देंगे। अब बोला जा रहा है कि पुस्तक और कलम की कीमत को क्रमशः, तो पुस्तक की कीमत को हम लोग x मानते हैं, बताया गया है क्रमशः x, और कलम की कीमत को y। तो इस मानते हुए रैखिक समीकरण में जो व्यक्त करना है हम लोग को वो बताना है। तो सिंपल हो गया, ये x बराबर 2 इंटू वाई, तो x बराबर 2y, ऑप्शन नंबर x बराबर 2y, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि रैखिक समीकरण x माइनस वाई बटा 5 बराबर 10 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर c का जो मान होगा वो आपको बताना है। तो सिंपल ये भी प्रश्न है दोस्तों, x माइनस वाई बटा 5 बराबर 10 को हम लोग को क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की तुलना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई बटा 5, 10 को इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 10 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो c का मान पूछा गया, तो c के जगह पे कितना है -10 है, तो ये हो जाएगा c बराबर -10, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 6 का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर कहा गया है कि बिंदु -3 को -1, तो ये चिन्ह परिपाटी है तो इसमें प्लस प्लस होता है,
इसमें आपको माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें आपको, इसमें दोस्तों देखो ये आपका गलत हो गया यहाँ पे, इसमें होता है आपका माइनस प्लस, और इसमें आपका होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है आपका प्लस माइनस। ठीक है, तो हम लोग को क्या कहा गया है, 3 को माइनस, इसका मतलब प्लस माइनस तो किस पाद में, चतुर्थ पाद में, तो ये आपका चतुर्थ पाद यहाँ पे हो जाएगा, और 7 का डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कहा गया कि कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है। देखो किसी भी कार्तीय तल में खींची गई क्षैतिज, तो ये आपका वर्टिकल हुआ, जो अभी मैंने लाइन खींचा ये वर्टिकल हुआ। ठीक है, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और ये जो रेखा है आपका ये होता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष। ठीक है, तो यही पूछा गया कि खींची गई क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष बोलते हैं। ये जो लाइन दिया गया है ये, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स अक्ष बोलते हैं उसको, एक्स एक्सिस। अब अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप लोग को पता ही होगा, 0,0 को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। जैसे यहाँ पे एक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो इसका मूल बिंदु कहाँ होता है, ये होता है 0,0। ठीक है, यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है 10 नंबर कि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान कितना होता है। देखिए हमेशा याद रखना है कि वाई अक्ष पर एक्स का मान, ठीक है, या फिर एक्स निर्देशांक का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होगा, देखिए ये दो तरह का क्वेश्चन हो गया, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर एक्स का मान, और एक्स अक्ष पर वाई का मान। ठीक है, 0। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से आप लोगों को बनाना है। यहाँ पे पूछा गया है वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान 0, करेक्ट होगा सी। ठीक है, अगला है 11 नंबर कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है। देखिए मान लो तो ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ये चारों कोनों का जो योगफल होगा दोस्तों वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कोई त्रिभुज है ये बी सी, ये तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। उसी तरीके से कोई भी चतुर्भुज का मान क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अगला है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होता है दोस्तों, केवल बराबर, केवल समानांतर, बराबर और समानांतर, या फिर परस्पर लंब। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है दोस्तों आप लोगों को कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है, तो देखो ये आपस में क्या होता है, समानांतर होता है। जैसे ये भुजा है, ये भुजा आपस में समानांतर है, उसी तरीके से ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में समानांतर होने के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, भुजाएं का मान, तो यहाँ पे बराबर और समानांतर दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। क्या कहा गया है कि कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, किसी चतुर्भुज के, मान लो कोई चतुर्भुज है आपका, ठीक है, उसके मध्य बिंदु से क्या कहा गया दोस्तों, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु से जब भी कोई भी हम लोग रेखा खींचेंगे मध्य बिंदु से मिलाने वाली, तो वो 2 बराबर भागों में बट जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ग बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगी। 13 नंबर कहा गया था दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर को अच्छे तरीके से समझ लो। कहा गया है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति जो कहलाएगी। देखो मान लो कि कोई चतुर्भुज है आपका, ठीक है, कोई चतुर्भुज है, मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, बोला गया है कि मध्य बिंदु, तो सभी का मध्य बिंदु मान लेते ये है आपका, ये मान लेते पी है, ये मान लेते क्यू है, ये मान लेते आर है, ये मान लेते एस है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस से बनी आकृति बोला गया है कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से बनी आकृति हमेशा दोस्तों आप लोग याद रखें, देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में समानांतर, और ये भी भुजा क्या होगा, आपस में समानांतर। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएगा कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली बनी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो होता है आपका एक और एक, सिर्फ और सिर्फ आपको समानांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग नहीं होगा, आयत भी नहीं होगा, और समचतुर्भुज भी नहीं होगा। तो क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज। इसको याद रख लीजिएगा, 13 का सी। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, कोई समचतुर्भुज है आपका,
ठीक है, उसका विकर्णों की लंबाई बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर है और आपका क्या है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। तो उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लेते हैं सभी जगह सेम होता है। तो विकर्ण की लंबाई जो होता है समचतुर्भुज का वो 2 भागों में बांटती है जहाँ पे ये बिंदु मिलती है, मध्य बिंदु इसका। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3 3, और ये आपका 8 है तो ये हो जाएगा 4 4। तो हम लोग 3 और 4 यहाँ पे निकालेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल से, तो ये 3 और 4 ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का डी। सिंपल प्रश्न था ये समचतुर्भुज पे आधारित। अगला देखते हैं किसी चतुर्भुज के 3 कोणों की माप इतना दिया गया है तो चौथे कोण की माप। तो 360 में से क्या करेंगे, सबको घटा देंगे। 56 प्लस 115 प्लस 84 जो भी मान आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 5 11 11 4 15। ठीक है, तो 360 में से यहाँ पे आपको घटाना है 8 1 9 8 1 9 9 5 14 1 15 के 5 1 1 2। तो आपको 255 घटाना है तो हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। कहा गया कि यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो जानते होंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे, तो हमेशा याद रखना दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगर एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है वर्ग में, क्योंकि वर्ग जो होता है दोस्तों आपको ये सभी भुजाएं आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए विकर्ण भी क्या होगा बराबर होगा। तो अगर एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण की लंबाई भी क्या होगा 12 ही होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा 16 का सी। 17 देखते हैं कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड और तीसरी भुजा के बीच जो अनुपात होता है वो कितना होता है, यही आपको बताना है। कहा गया है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं, तो ये दोस्तों आपका एक प्रमेय है। कहा गया है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड और तीसरी भुजा के जो अनुपात होगा वो कितना। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है D और E। इसके बीच मिलाने वाली रेखाखंड जो है इस तीसरी भुजा के अनुपात जो होगा वो क्या होगा। देखो किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड DE मान लेते हैं और इसमें आपको D समानांतर आपका BC हो जाएगा। तो DE का जो मान होता है दोस्तों वो आपका 1/2 जो होता है यहाँ पे BC तीसरी भुजा के आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे DE और ये बटा में BC आ जाएगा इधर, तो 1/2। तो 1 अनुपात यहाँ पे 2 के बीच में यहाँ पे विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे अनुपात होता है, सॉरी। तो 2 17 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 1/2। तो इसको याद रखना है कि किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के बीच के अनुपात अगर पूछा जाएगा तो 1/2 आपको बताना है। अगला देखते हैं कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर और धार की लंबाई इतना है तो ऊंचाई कितना होगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार की लंबाई आपको दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो जब आधार की लंबाई दिया गया है दोस्तों आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों आधार गुने आपका ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया गया है 60, आपका आधार की लंबाई 12 दिया गया और h ऊंचाई निकालनी है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो h का मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कहा गया कि घनाभ कितने आयताकार फलकों से घिरा होता है। तो याद रखना है दोस्तों कि घनाभ जो है ये आपका 6 आयताकार फलकों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात होता है, ये इसका आप लोग को याद रखना है कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr² और बट्टा होता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है, तो πr² से πr² गया तो ये 3 जो ऊपर चला जाएगा तो 3:1। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में कभी शंकु दे दिया जाएगा पहले तो उसके बाद बेलन, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है। देखिए गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है और अर्धगोला का होता है 2/3 πr³। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है।
तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो आपको याद रखना है 4πr²। इस पे आप लोगों को सूत्र पे मान बैठा देना है 4 × 22/7 r 7 × 7, ये 7 से 7 गया आपका। तो 22 चौके 88, 88 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6, 8 सत्ते 56, 56 5 61, 6 से 16। तो ऑप्शन नंबर आपका 23 का एक करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए 4πr² होता है। अगला है यहाँ पे 24 नंबर की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को बतानी है दोस्तों, यहाँ ये होता है आपका 2πr²। तो उसी पर हम लोग को मान बैठा देना है 2 × 22/7 पाई का मान, और आर का मान 14 × 14 आपको बिठा देनी है यहाँ पे 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 × 44 88, और आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 चौके 32 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 चौके 32 3, और ये 88। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दोस्तों 2 8 5 13, 8 3 11, 1 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1232 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 24 का क्या होगा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो आपको 4πr² के बराबर होता है दोस्तों। तो 154 बराबर 4πr², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 × 22/7 r²। तो यहाँ पे कितना होगा आपको 22 से 7 कितना होता है दोस्तों 22 7 154 होता है, ठीक है। और ये आपको 7 इधर चला जाएगा तो 49 × 4 बराबर r², ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 2। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है यही करेक्ट होगा 25 का डी। सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सारा। अगला है कि वर्ग अंतराल दिया गया है उसके बाद पूछा गया है ये सारे बारंबारता भी दिया गया है फ्रीक्वेंसी। कहा गया कि वर्ग अंतराल 15 से 20 की संचय बारंबारता कितनी है। तो 15 से 20 के बीच में संचय बारंबारता कितनी है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना है कि 15 से 20 की, ठीक है, 15 से 20 की कितनी संचय बारंबारता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। 15 से 20 के बीच में 15 से 20 की, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 16, 16 6, 16 6 आपको 22, और 10 32। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 32, ठीक है। अगला है दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर की प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए प्रथम 6 विषम संख्या मान लेते हैं, स्टार्टिंग से ही मान लेते हैं दोस्तों आपको 1 3 5 7 9, ठीक है। 6 है ना, तो यहाँ पे 11 मान लेते हैं, और यहाँ पे सभी को जोड़ के 6 से हम लोग भाग दे देंगे। तो जो भी मान आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं 11 9 20 20 7 27 27 5 32 32 3 35 1 36, और 36/6 इसका आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो 6 होगा, ठीक है। अगला है 28 नंबर। कहा गया कि क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों द्वारा बनाए गए रन की माध्यिका कितनी होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में चले लिखते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो है लिखेंगे सबसे कम वाला को। तो 0, उसके बाद आपको 13, उसके बाद 15, यहाँ पे 20 27, उसके बाद 29 है, उसके बाद आपका 31 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद आपको 43 है, उसके बाद 50, उसके बाद 56। टोटल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। हाँ 11 होगी। अब हम लोगों को माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका हम लोग क्या करेंगे, जो बीच का टर्म होगा वही माध्यिका होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये 6 29 जो है ये बीच में आ रही है, तो यही इसका क्या होगा माध्यिका होगा, ठीक है। तो 28 का बी, जब दो संख्या बीच में आ जाती है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तब आपका आंसर आएगा माध्यिका में। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक संख्या आया बीच में 29, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुलक का मान पूछा गया। यहाँ पे ये सूत्र होता है बहुलक का, होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है, बहुलक बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का बी।
30 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा जो त्रिज्या है दोस्तों यहाँ पे बड़े गोला उसको पिघला कर बनाया गया है ना, तो उसका आयतन बट्टा में छोटे वाला का आयतन भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पे 4/3 गुने पाई आर क्यू, तो यहाँ पे पाई 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 4/3 गुने पाई और 1 सेंटीमीटर ना, तो 1 गुने 1 गुने 1। तो ये तीनों दोनों कॉमन है तो इस दोनों को हटा देंगे। अब हो जाएगा 3 3 9 27/1। तो ये 27 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 में 1 से भाग देंगे तो 27 ही होगा ना। तो ये 27 गोले की संख्या होगा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो काफ़ी सिंपल था ये 30 नंबर प्रश्न। तो 1 से लेकर 30 तक हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। जो आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कितना आप लोगों ने सही किया, आज के एग्जाम्स में आप लोगों को पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं बना दूंगा, अगर बोलोगे तो कमेंट्स करके सारे बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो।